हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग मिडिल इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से आपका मिडिल इंग्लिश से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा और वीडियो बहुत ही अच्छी तरह देखिएगा, जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छूटने ना पाए। ओके, इसमें सारे क्वेश्चन का समावेश किया गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है सारे का समावेश किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 12th के एग्जामिनेशन में। तो आप बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर को क्वेश्चंस को देखिएगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट। कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश जो है उसकी शुरुआत हुई थी या मिडिल इंग्लिश जो है अस्तित्व में आया था आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट, लगभग कितने सालों के गैप के बाद, अंतराल के बाद। गैप मतलब क्या होता है? अंतराल के बाद। कितने अंतराल के बाद, कितने वर्षों के अंतराल के बाद जो है वो मिडिल इंग्लिश आया था। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है वह ओल्ड इंग्लिश है। पहले कौन है? ओल्ड इंग्लिश है। ओके, ओल्ड इंग्लिश है। सेकेंड जो है उसके बाद मिडिल इंग्लिश है। तो ओल्ड इंग्लिश जो है हमने बताया है आप लोगों को कि ओल्ड इंग्लिश जो है वह 449 ईस्वी में आया और 1066 ईस्वी तक ओल्ड इंग्लिश रहा। ठीक है, ओके, 1066 ईस्वी तक ओल्ड इंग्लिश रहा। अब 1066 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया, लेकिन मिडिल इंग्लिश की शुरुआत जो है लगभग 100 वर्ष बाद हुआ था। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 100 वर्षों के बाद। मतलब मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई है 1150 ईस्वी से। ओके, तो 100 सालों का यह गैप है। 100 सालों का यह गैप है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए सेंचुरी। ए सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी बराबर होता है 100 साल। कितने होते हैं दोस्तों? 100 साल को बोलते हैं एक सेंचुरी। ओके, आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम। कह रहा है मिडिल इंग्लिश की जो अवधि है, उसका जो पीरियड है, कार्यकाल है, वह कब से कब तक है। तो हमने आपको बताया है वीडियो लेक्चर में। ओके, अगर आपने मिडिल इंग्लिश का वीडियो लेक्चर नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। इससे आपका ये बहुत ही आसान लगेगा आपको और देखने में और समझने में बहुत ही आपको सुविधा प्रदान करेगा। ओके, तो अगर आप नहीं देखे होइएगा मिडिल इंग्लिश का वीडियो तो मैं इस वीडियो के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मिडिल इंग्लिश के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर। ओके, तो इसका जो पीरियड है वह है आपका 1150 से 1500। ओके, तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो है वो कब से कब तक है? 1150 से शुरू हुआ है और 1500 तक यह चला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय डैश एट द वेस्टमिंस्टर अबे। कह रहा है जो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था? वेस्टमिंस्टर अबे, यह एक इंग्लैंड का एक जगह का नाम है, यहाँ हुआ था। वह किसके द्वारा सेटअप किया गया था? ओके, वह किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो वह सेटअप किया गया था आपको
इसमें जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, ओके, ये है आपका आंसर विलियम कैक्सटन। क्या है? विलियम कैक्सटन। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वह विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 ईस्वी में वेस्टमिंस्टर अबे नामक जगह में इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। कब किया गया था? 1476 ईस्वी में। ओके, चलिए 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द डैश वाज ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। ओके, कह रहा है कि कौन है इस चारों ऑप्शन में ए, बी, सी और डी। ओके, इस चारों ऑप्शन में कौन इसमें इस जो ए जो है इसमें भराएगा। ओके, तो कह रहा है कि डैश वाज ए सीरीज ऑफ चेंजेज, यह कौन सा चीज है जो सीरीज ऑफ चेंजेस मतलब बदलाव की एक श्रृंखला है। किस चीज में? इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स के जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण है, इसमें एक सीरीज है बदलाव का। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन है? ओके, तो जैसा कि हमने वीडियो लेक्चर में बताया भी है कि यह आंसर आपका होगा बी, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है यह जो है यह ही आपका इंग्लिश के लॉन्ग वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन में जो सीरीज ऑफ चेंजेज है, बदलाव का एक सीरीज है, वह यही है, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है। ओके, पांचवा देखते हैं हम लोग। मिडिल इंग्लिश वाज एन डैश लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश जो है वह कौन सी भाषा है? मिडिल इंग्लिश जो है वह कौन सी भाषा है? तो स्टैंडर्ड भाषा है, इजी भाषा है, डायलेक्टिकल भाषा है या कॉन्सोनेंट भाषा है। ये कौन सी भाषा है? तो आप वीडियो देखे होइएगा मेरा मिडिल इंग्लिश का, तो आपको पता होगा। ओके, तो बताइए कौन सा है? तो ये है डायलेक्टिकल। कौन सा है? डायलेक्टिकल। पांचवा का आंसर क्या होगा? सी, डायलेक्टिकल मतलब द्विभाषी, द्वंद्वात्मक था। ओके, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बिगेन इन अबाउट एडी। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह बिगेन मतलब शुरुआत हुआ था। कब? कौन से ईस्वी में शुरुआत हुआ था? तो जैसा कि पता है कि यह ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह 1400 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1400 ईस्वी। ए नंबर आंसर इसका सही होगा। ओके, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर है डैश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। कौन सा चीज जो है जो स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में मौजूद था या है। ओके, दोनों फॉर्म में कौन सा? दोनों स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में कौन मौजूद था? ओके, तो मिडिल इंग्लिश जो है वह स्पोकन फॉर्म में भी मौजूद था और रिटन फॉर्म में भी मौजूद था। स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में कौन मौजूद था? तो मिडिल इंग्लिश मौजूद था। तो मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट्स थे? ओके, तो हमने बताया है आपको वीडियो में कि ओल्ड इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट्स थे? तो 4 डायलेक्ट्स थे। लेकिन मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट्स थे मतलब कितनी बोलियां थी? ओके, मिडिल इंग्लिश के पास कितनी बोलियां थी? तो मिडिल इंग्लिश के पास जो है वह 5 उपबोलियां थी। ओल्ड इंग्लिश का 4 है। ओके, ओल्ड इंग्लिश का कितना है? 4 है। और ये मिडिल इंग्लिश का कितना है? 5 है। ओके, 10 नंबर देखिए। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द डायलेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश जो है वह उसका इजाद हुआ है। ओके, वह जन्म लिया है या कौन से डायलेक्ट से जो है वो मॉडर्न इंग्लिश आया है? ओके, वही इसमें है। तो हमने बताया है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, ओके, वह ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आया है। किससे आया है? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आया है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द कब कह रहा है जो फ्रेंच भाषा का जो प्रभाव है वो ग्रेजुअल था लेकिन सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द, लेकिन किसके कौन सी अवधि के दौरान वो महत्वपूर्ण हो गया, सो इसमें बताना है। तो 13th एंड 14th सेंचुरी में यह क्या हो गया, 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में यह फ्रेंच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपको बोथ, ए भी सही और बी भी सही। 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी दोनों में क्या हुआ था, यह फ्रेंच जो है ग्रेजुअल था लेकिन यह सिग्निफिकेंट मतलब इसका प्रभाव जो है वह 13th और 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों सही। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अनुमान के अनुसार, डैश न्यू वर्ड्स वेर ब्रॉट ओवर द फ्रेंच इनटू इंग्लिश, कितने शब्द जो है वह एक अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मतलब एक अनुमान के अनुसार, अबाउट लगभग कितने न्यू वर्ड्स कितने नए शब्द ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश, फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा में आए थे। तो कितने शब्द आए थे, ओके, तो आपका आंसर है 10,000 वर्ड्स जो है वह 10,000 वर्ड्स जो है वह कहाँ आए थे, तो फ्रेंच भाषा से, इस फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा में कितने शब्द आए थे, 10,000 वर्ड्स आए थे। और हमने आपको बताया भी अपने वीडियो लेक्चर में कि इसका 75% वर्ड्स जो है, 10,000 का 75% वर्ड्स जो है अभी भी यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में। ओके, चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डैश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन द इंग्लिश। ओके, तो कह रहा है कि कौन सी पीरियड जो है वह विटनेस है, वह साक्ष्य है, एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस, जो मूलभूत संरचना में चेंजेज है, एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है, इन द फोनोलॉजिकल में, ओके, वर्तनी में, एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन द इंग्लिश, और जो इंग्लिश का ग्रामेटिकल सिस्टम है और फोनोलॉजिकल है, इस दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। वह कौन है, तो वह पीरियड जो है वो है मिडिल इंग्लिश के पीरियड में, मतलब फोनोलॉजिकल चेंजेज हुआ है और ग्रामेटिकल चेंजेज भी हुआ है, या फंडामेंटल चेंजेज भी है और बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है। ओके, 14 नंबर देखिए। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द, यह क्वेश्चन रिपीट है। ओके, फिर भी आप आंसर देख लीजिए, इसका क्या बताया है, बोथ ट्रू, 13th एंड 14th सेंचुरी दोनों में हुआ था। इसका मतलब है कि फ्रेंच का जो प्रभाव है वह ग्रेजुअल था, मतलब धीरे धीरे था, बट सिग्निफिकेंट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। कब, ड्यूरिंग, कब, किसके दौरान, तो 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी दोनों के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ट्रू, मतलब ए भी सही और बी भी सही। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्क्स, डैश वर्क्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन। ओके, कह रहा है कि मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के बारे में जो बहुत बड़ा जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ओके, मिडिल इंग्लिश में वो भी किसका, ग्रामर का, वोकेबलरी का और प्रोनाउंसिएशन का, वह किसके द्वारा है, किसके द्वारा लिखे गए किताबों से, उसके कृति से आया है। तो ये है आपका कौन सा, आप पढ़े होइएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश, हमने क्या बताया है, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, तो जेफरी चौसर। इसमें क्या लिखा हुआ है, चौसर। तो आपका आंसर क्या होगा, चौसर के जो कृति है, चौसर के जो जितने भी वो लिखे हैं, बुक लिखे हैं या जो भी हो, एनीथिंग एल्स, तो उसी के सहायता से ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है अभी भी। ओके, द रोमांट ऑफ द रोज इज रिटन बाय, एक किताब का नाम है, द रोमांट ऑफ द रोज क्या है, एक किताब का नाम है, द रोमांट ऑफ द रोज क्या है, किताब का नाम है, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है,
तो रोमांस ऑफ द रोज यह लिखा गया है जेफरी चौसर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? चौसर। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। मतलब इंग्लिश के पिताजी कौन हैं? जेफरी चौसर। ओके, 7 नंबर देखिए, 17 नंबर। पियर्स द प्लोमैन एक किताब का नाम है। पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय। पियर्स द प्लोमैन यह किसके द्वारा लिखा गया है? पियर्स द प्लोमैन यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आपको विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। तो 17 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 17 का आंसर क्या होगा? ए। ओके, वॉक्स क्लेमेंटिस। वॉक्स क्लेमेंटिस भी क्या है? एक किताब का नाम है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉक्स क्लेमेंटिस जो है यह लिखा गया है जॉन गोबर के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? जॉन गोबर के द्वारा यह लिखा गया है। ओके, 19 द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडलैंड इंग्लिश फेज 1150 मतलब 1150 टू एडी 1215 इज एक्सक्लूसिवली डैश इन नेचर। कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश का फेज जो है 1150 से 1215 के बीच का जो है वह अर्ली लिटरेचर के नाम से जानते हैं। तो वह जो काल है 1150 से 1512 इज एक्सक्लूसिवली इन डैश इन नेचर। तो रोमांटिक नेचर में था, बोरिंग नेचर का था, रिलीजियस नेचर का था या सेकुलर नेचर का था। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, ओके, मिडिल इंग्लिश के वीडियो में हम एक लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि वह कैसा था? तो रिलीजियस इन नेचर था। कैसा था? तो रिलीजियस इन नेचर था, मतलब यह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ओके, तो मिडिल इंग्लिश का जो अर्ली लिटरेचर था यह कौन से प्रवृत्ति का था? तो रिलीजियस नेचर का था। ओके, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजियस। 20 देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है इज नोन एज, उसको जाना जाता है द पीरियड ऑफ ग्रेट डैश राइटर। ओके, तो वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। ओके, उसको जाना जाता है ग्रेट इंडिविजुअल राइटर के नाम से, उस पीरियड को जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ओके वाज सेट अप इन एडी। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन था वह उसकी शुरुआत जो है वह कौन सी ईस्वी में किया गया था? कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो हमने बताया है आपको वीडियो के डिस्कशन के दौरान। ओके, 1476 ईस्वी में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का जो है वह सेटअप किया गया था, स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था वेस्टमिंस्टर में किया गया था। और वेस्टमिंस्टर है कहाँ? तो ये है आपको इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। ओके, इंग्लैंड मतलब ये जो अंग्रेज जहाँ से आए थे वहाँ है, और वहाँ की एक जगह है वेस्टमिंस्टर, है ना, वहीं पे किया गया था। ओके, और किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया था। किसकी शुरुआत? द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1476। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के चैनल कमेंट बॉक्स होते हैं, उसमें आप लिख के बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको दिक्कत आ रही है, हम उसका सलूशन करेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट जब आपका होता है तो मुझे भी वीडियो बनाने में ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। ओके, नहीं तो मुझे लगता है कि शायद वीडियो अच्छा नहीं है या क्या है, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।